गाइस, सेगमेंट 1 में हमने देखा कि सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। हमने जाना कि कैसे लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क फंक्शन करता है। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज guidelines, what is rules, what to be adhered, what are suggestive, what are mandatory. So in this segment, I'll cover the governing laws, the landmark judgments, audit readiness, and legal vocab, then your abbreviation. So let's start with governing laws. स्कूल की अकाउंटेबिलिटी कौन से लॉ, कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट, कौन सा रूल स्कूल की अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर करता है, एंड कौन सा ये जो लॉज एक्ट्स हैं दे आर मैंडेटरी. इट्स नॉट लाइक कि आपका मन हुआ तो आपने करा, आपका मन नहीं हुआ तो नहीं करा. आप करने के लिए बाध्य हो, बिकॉज द मेन aim is to safeguard our vulnerable group. So criminal negligence, IPC section 75, Juvenile Justice Act, and then Haryana Education Act, और कोई स्टेट है तो रेस्पेक्टिव स्टेट एजुकेशन एक्ट. मेडिकल एड नेग्लिजेंस सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. गाइस, मैंने सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट डिवाइड करा है, और स्टेट एक्ट में मैंने हरियाणा और दिल्ली को कवर करा है. जो आपका रेस्पेक्टिव स्टेट है आप उसके रिगार्डिंग एक्ट्स देख सकते हो, बट ऑल द एक्ट्स ऑफ द स्टेट उसका सेंट्रल एक्ट से लिंक होता है. तो आप देख लेना सेंट्रल एक्ट ये है तो उसके हिसाब से मेरे स्टेट में क्या क्या एक्ट है. मेडिकल एड नेग्लिजेंस में एज आई हैव टोल्ड सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और हरियाणा एजुकेशन रूल. कॉर्पोरल पनिशमेंट 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हरियाणा एजुकेशन कोड. Conspiracy section 16 POCSO Act, 34 120B, IPC 87 Juvenile Justice Act. Concealment or non-reporting of offence section 21 POCSO Act, section 202 Indian Penal Code. Tampering evidence 201 203 Indian Penal Code. Sexual abuse section 19 POCSO Act. Cyber safety and security section 67B, IT Act 2000, सेक्शन 13 एंड 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट. स्टेट एक्ट में एजुकेशन एक्ट, हरियाणा एजुकेशन एक्ट आता है अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, मतलब दिल्ली और गुड़गांव की बात कर रहे हैं. एंड हरियाणा एजुकेशन रूल आता है, हरियाणा एजुकेशन कोड आता है, हरियाणा मोटर व्हीकल रूल जो हमारे स्कूल बस के लिए है वो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंडर आता है. हरियाणा आरटीई रूल 2011, दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1978, दिल्ली एजुकेशन रूल 1970. So these are the central act and state acts. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ what are the criminal negligence. Suppose एक बच्चा, जैसे हमने ऊपर हमने कुछ लास्ट सेगमेंट में कुछ रियल केसेस देखे थे. अगर हम जीडी गोयनका स्कूल की ले ले, जो बच्चा स्कूल में फिसल के जिस बच्चे की डेथ हो गई थी, तो वो अगर हम बात करें और स्कूल अवेयर था कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीजें करूंगा, अगर पानी में गिरा दूंगा और वो फ्लोर वेट रहेगा तो कोई भी बच्चा गिर सकता है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आ जाता है. मेडिकल एड नेग्लिजेंस क्या होता है कि कभी कभी हम अपनी लापरवाही से, मतलब स्कूल अपनी लापरवाही से कोई ऐसी मेडिसिन देता है जो, और मेडिकल एड प्रोवाइड कर देता है बच्चों को, जो बच्चों के लिए लाइफ रिस्क हो सकता है. These are comes under medical aid negligence. Corporal punishment है कि हम as per section 75 corporal punishment schools में नहीं दिया जाता, और अगर हम corporal punishment किसी भी बच्चे को दे रहे हैं then we are liable. We are मतलब जो consequences है वो harsh है. Conspiracy कि हमें पता है कि हमारे बच्चे, मतलब हम स्कूल में कुछ ऐसी चीजें हैं एंड हमने उस इंसिडेंट को हैपन करने के लिए एज अ टीचर और एज अ मैनेजमेंट उस बच्चे के अगेंस्ट हमने कंस्पायर करके कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया, तो वो कॉन्स्पिरेसी में आएगा. कॉन्सिलमेंट, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस. सपोज इन पॉक्सो अगर आपको किसी बच्चे ने सेक्सुअल अब्यूज या ऐसे कोई अब्यूज के बारे में बताया है एज अ टीचर और एज अ काउंसलर, and you have not reported, the school management or principal has not reported the offense
within 24 आवर टू नियरेस्ट चाइल्ड वेलफेयर सेंटर और चाइल्ड पुलिस जो रिस्पेक्टिव डिवीजन होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा है तो वो कॉन्सिलमेंट नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस में आ जाता है। टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, आप सपोज आप फूड दे रहे हो और फूड खराब था, बच्चों को बच्चों की तबीयत खराब हो गई, कोई सीरियस इश्यू हो गया, एंड उसको छुपाने के लिए आप अपने पल्ला झाड़ने के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो, देन दोज आर टैम्परिंग एविडेंसेस। सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करना एज पर सेक्शन 19 दैट कम्स अंडर सेक्सुअल अब्यूज। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आजकल हम जूम क्लासेस, बहुत सारे आईटी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं फॉर बेटर एजुकेशन। तो अगर वहां पे भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू होता है तो वो साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी में आ जाता है। देन गाइस, जो स्टेट एक्ट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी अगर नहीं है तो वो नेशनल बिल्डिंग कोड में आता है। नेशनल बिल्डिंग कोड में स्कूल बिल्डिंग के लिए पूरा स्पेसिफिकेशन है, आपकी क्लासरूम साइज कितनी होनी चाहिए, आपकी स्टेयरकेस कैसी होनी चाहिए, आपका किचन कितना बड़ा होना चाहिए, आपका कैफेटेरिया कितना बड़ा होना चाहिए। तो अगर उसको आप नहीं मान रहे हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी में आ जाता है। फूड सेफ्टी, आप अगर फूड दे रहे हो बच्चों को तो वो सेफ होना चाहिए, वो हाइजीनिक होना चाहिए, बच्चों की हेल्थ उससे बेटर होनी चाहिए। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो 272 273 आईपीसी में आता है। एनवायरमेंटल सेफ्टी सिमिलरली 278 आईपीसी में आता है। सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल असल्ट, ये सारे पॉक्सो एक्ट में आ जाते हैं। देन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो हमारे डिसेबल चिल्ड्रंस हैं, जो हमारे स्पेशल किड्स हैं, वो उनके राइट्स के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। लीगल राइट्स, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में आ जाता है। पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग राइट्स ऑफ CWSN, वो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आता है। पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट CWSN, वो पॉक्सो एक्ट में आता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो सबके लिए है वो आर्टिकल 15(3), 21A, 23, 24, 39E, 39F, 46, 47, 51A of the Constitution of India. Guys, I'll request कि आप ये जो सारे एक्ट्स हैं, you can search it from Google also, आपको पता चल जाएगा ये एक्ट है क्या एक्चुअली। मैंने इसको कट शॉर्ट में बताया है बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आपका पूरा टाइम इसमें इसमें वो टाइम मतलब आपका निकल जाए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सेक्शंस तो आप खुद गूगल करके भी आपको पता चल जाएगा। देन गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेग्लिजेंस, जिसमें हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे को कंट्रोल में या चार्ज में रखता है, तो वो नेग्लिजेंस की कैटेगरी में ही मोस्टली उसकी जवाबदारी बनती है। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस इज व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट व्हिच इज इन रिगार्ड to the obvious risk to the safety of human life. Criminal negligence is an act beyond mere mistake or excusable accident, and the person should have the knowledge of danger which the act can cause. Negligence with regard to medical aid, जो मैंने अभी explain करा आपको, school authorities, management, teaching, non-teaching staff gives the intoxicating liquor or narcotic drug, psychotropic substances to a child without the advice of medical practitioner. ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आता है। जो भी मेडिकल एड स्कूल दे रहा है वो बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, और वो मेडिकल एड एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं आप अपने हिसाब से कुछ दे दो, तो इट्स नॉट इट्स अ ऑफेंस एंड इट्स अ नेग्लिजेंस। कॉर्पोरल पनिशमेंट टू अ चाइल्ड, आप कोई फिजिकल पनिशमेंट एक बच्चे को नहीं दे सकते। फिजिकल पनिशमेंट ओनली फॉर द अक्यूज्ड एंड जहाँ पे कोर्ट किसी को फिजिकल पनिशमेंट देता है क्योंकि उससे एक ऑफेंस हो गया, बच्चे से गलती हो जाती है, तो आप उसको दैट इज नॉट अ ऑफेंस एंड आप उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब्यूज एंड नेग्लेक्ट क्या होता है? अब्यूज और नेग्लेक्ट है इंजुरी, सेक्सुअल अब्यूज, sexual exploitation, negligent treatment and maltreatment of a child. Abuse can be physical, mental, emotional, psychological, or in the form of neglect or exploitation. Guys, मैं अपने coming segments में negligence
एंड जो अब्यूज है वो किस तरह के होते हैं उस पर डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। एंड हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अगर बच्चा आपको कोई कुछ फील होता है ना, यू कैन टॉक टू योर मम्मा पापा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उस पर मैं हमारे कमिंग सेगमेंट्स में मैं आपको उस पर भी डिस्कशन करूंगी, एंड कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगी फॉर दीज नेग्लिजेंस। देन जो जजमेंट्स हैं उस पर आते हैं। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो हमारे स्कूल की अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है? अविनाश मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2009 का केस है। दिस PIL was called upon to determine the safety standard which the school should have. In the actual case, the case was filed against Krishna Middle School on 30th July 2014. The court sentenced the school founder to life imprisonment and fined 51,65,700. 2009 में ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, दिस इज, ये जो स्कूल है कृष्णा मिडिल स्कूल, यहाँ पे क्या किचन में आग लग गई एंड 93 किड्स वर बर्न्ड अलाइव। जो मैनेजमेंट था, जो ट्रस्टीज थे, जो फाउंडर थे, वो ऑलरेडी कंस्पिरेसी में थे, नेग्लिजेंट थे, तो उनको, फाउंडर को आपने देखा, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। तो ऐसे ही नॉट ओनली दिस केस, इन स्कूल के अगेंस्ट और भी केसेस थे, दैट्स वाई इतना बड़ा उनको पनिशमेंट मिला। सेकंड, आई हैव टेकन DAV मैनेजिंग कमिटी, दावेली फायर ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हरियाणा स्कूल्स, दिल्ली NCR में पता होगा, ये बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था एंड इसमें टोटल 400 लोग मर गए थे, जिसमें 160 इंजर्ड थे एंड इनमें 170 जो 540 लोग टोटल अफेक्टेड लोग थे, उनमें से 170 सिर्फ बच्चे थे। तो यहाँ पे DAV स्कूल ने अपना फंक्शन एक मैरिज, एक मंडप में अपना फंक्शन कराया था, और मैरिज पैलेस में कराया था। तो उस पैलेस में आग लग गई एंड स्कूल मैनेजमेंट एंड उस पैलेस की जो ओनर है, उन दोनों को ही पनिशमेंट मिला था। बिकॉज एज अ स्कूल हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे हम अपना फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। अगर वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है, जो प्लेस हम कंडक्ट कर रहे हैं वो जितना लायबल है, हम जो करवा रहे हैं हमने बिकॉज ध्यान नहीं रखा तो हम भी उतना लायबल। तो इसमें टोटल कंपनसेशन 55 करोड़ हुआ था, जो 33 करोड़ DAV मैनेजिंग कमेटी को देना पड़ा था, बिकॉज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी DAV का था, बिकॉज दे नीड टू चेक द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ देयर किड्स, एंड 20 करोड़ जो हरियाणा गवर्नमेंट को देना पड़ा था बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट। तो आप ये केस अच्छी तरह से डिटेल में आप देख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा क्रिस्प करके आपको सुनाया है। देन वरुण चंद्र ठाकुर, ये अभी रिसेंट केस है, सबको पता होगा। वरुण चंद्र ठाकुर इज द फादर ऑफ दैट किड प्रद्युम्न, who died in the campus of Ryan International School in Gurugram. So his body was found with injuries to the neck outside a washroom at the school on 8 September 2017, and बाद में उसकी डेथ हो गई थी। Based on the CCTV footage, CBI questioned one unnamed student जो अभी कस्टडी में है for murdering the kid, who could be seen on the footage exiting the washroom around the time जहाँ पे ये क्राइम हुआ था, जब ये क्राइम हुआ था। The boy had confessed to the murder in the presence of his father, independent witnesses, and juvenile welfare officer that the student had not been performing well. The boy who has murdered that kid, not performing well academically, and had been unable to write a scheduled exam on the day of the murder. He was also reported to have 3
more examination and a parent teacher meeting scheduled for that week. CBI believed that a boy killed Pradyumna to postpone his examination and parent teacher meeting at the school. A CBI official stated to the press that the student believed that the sensational act would either force the school to shut down for a few days or create enough disruption to cancel the exams and the parent teachers meeting. CBI has initially stated that they believe that the choice of victim was random. Guys, ये केस अभी भी हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. तो अभी ये केस पेंडिंग है. ये जो भी इसमें लिखा गया है, those are on the basis of the news articles and the CBI press conference statements. So till now इसी पे ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. Central Board of Secondary Education (CBSE) investigated Ryan International School after the incident and reported to the Supreme Court that school authorities had been negligent in maintaining safety and security condition on the school premises because जो murder हुआ है वो school premise के अंदर हुआ है. CBSE further found that school had failed to report the incident to the police when it occurred, and the police had been contacted by the victim's family. प्रद्युम्न के फादर ने केस फाइल करा था, बट स्कूल अथॉरिटी ने नहीं करा था, हालांकि स्कूल अथॉरिटी को पहले करना चाहिए था. द केस इज अंडर ट्रायल. अबव मेंशन पिटिशन वाज फाइल्ड. जो अभी मैं वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला पिटिशन की बात कर रही थी बिगिनिंग में, ये जो केस मैंने अभी सुनाया, ये जो मेन केस है, इसी से रिलेटेड एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था जो वरुण चंद्र ठाकुर जी ने फाइल करा था. तो वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था टू जस्ट shout guidance, to frame guidelines for fixing accountability of the school management in the matter of safety of children studying in school. इससे पहले एक्ट्स लॉज बन गए थे, बट ऐसी कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं थी जिसके बेसिस पे स्कूल ऑडिट्स हो सके एंड जिसको स्कूल मैनेजमेंट कंपल्सरीली फॉलो करे. दैट्स व्हाई ये अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइंस रिलीज हुई एंड ये पब्लिश भी हुआ, सारे स्कूल्स को ये भेजा गया एंड ये गाइडलाइन डेटेड 1 अक्टूबर 2021 है. अगर आप चाहो तो ये कंप्लीट गाइडलाइन आप पढ़ सकते हो. This is Ministry of Education Guidelines, Government of India, 1 October 2021. Please note down. As a parent, as an organization, आप सबको इसका awareness होना चाहिए, at least for your kids' safety and for your organization safety. So, realizing the criticality of safety and security of every child, on the order of Supreme Court of India, a meeting was organized by Ministry of Education under the leadership of Secretary School Education and Literacy to discuss the problem, its magnitude, and the roles and responsibilities of different stakeholders and different departments that are linked with the issues, and modalities for preparation of guidelines for fixing the accountability in the matter of safety of children studying in all schools, including private schools. Accordingly, on 1st October 2021, guidelines on school safety and security developed by the Ministry of Education for fixing the accountability of school management in matter of safety and security of children. ये guideline बहुत important है. You all need to read these guidelines to aware कि आपका बच्चा कैसे सेफ रह सकता है और स्कूल को क्या क्या करना चाहिए आपके बच्चे के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए. In pursuance of the order of Honorable Supreme Court, this and in line with the National Education Policy 2020, this guidelines were framed and released. The guidelines needs to be adhered by all schools in order to show the duty of care, safety, security of the kids who are under the control of the school. Guys, अब law आप समझ गए, requirement, जजमेंट्स आप समझ गए कि क्यों हमें ये सब देखना है, करना है. आप किस गाइडलाइंस को मैंडेटरीली फॉलो करके अपनी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हो, वो समझ गए. नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑडिट. आपको अपनी रूल्स रेगुलेशन बनानी चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन
एंड उसको अपना एक इंटरनल ऑडिट करना चाहिए कि आप अपने आप को रेट करना चाहिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी सिक्योरिटी सेफ्टी दे सको. So first you need to check the contract which are associated with the student safety and security are vetted and signed. You should have the checklist for all safety aspect. What are the position of your registers? You need to check that, which are related to student safety and security. What are the policies which you need to frame and which you have already, but you have not reviewed them. So you need to review them. Have you conducted the safety committee meetings, the school welfare committees meeting, and documented it through minutes of meeting? ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स, जो मॉक ड्रिल्स होती हैं, वो आपके स्कूल में रेगुलरली हो रही हैं कि नहीं? एंड जो भी आप एविडेंस के तौर पे दिखाना चाहते हो ऑडिट टीम को या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तो वो आपके लिए आपके पास उसके लिए अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, वो भी यू नीड टू चेक. सो अगर आपको ऑडिट के लिए रेडी होना है, सो डिफरेंट रिसर्च करने के बाद हमारी टीम ने टोटल सेफ्टी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को 8 चैप्टर्स में डिवाइड करा है. दैट इज फूड, वाटर, एयर, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर. For documenting your intention towards safety and security of your students, you need to check the facts and circumstances and collate the data and record it in as per applicable laws, rules, and guidelines. All contracts needs to be executed on or before 15th March, because April आपका academic session का start है, तो उससे पहले आपकी contracts बन जानी चाहिए और contracts properly vet होनी चाहिए from lawyer और किसी ऐसे बंदे से जिसको कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज हो. स्कूल नीड्स टू प्रिपेयर सेफ्टी सिक्योरिटी प्लान इंक्लूडिंग द एनुअल कैलेंडर, जहाँ पे कब आप सेफ्टी सिक्योरिटी की कमिटीज की मीटिंग कराओगे, एनुअल ड्रिल्स कब कराओगे, मॉक ड्रिल्स कब कराओगे, ये सब आपके एनुअल प्लान में होनी चाहिए. स्कूल अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स को हर साल रिव्यू करना चाहिए. कलेक्ट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, जो भी आपकी हाइजीन सर्टिफिकेट्स है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है एज पर द स्टेट रूल्स, वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए. आपका सपोज फॉर एग्जांपल अगर फायर एक्सटिंग्विशर है आपके स्कूल में, तो उसकी लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गई. बिफोर एक्सपायरिंग द लाइसेंस, आपका जो ड्यू डेट है उस पर आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा. रेगुलर ट्रेनिंग्स आपको करनी होगी, ड्रिल्स करनी होगी, ताकि आपके स्कूल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ अवेयर रहे रिगार्डिंग स्टूडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो अगर आप 8 चैप्टर्स कंसिडर कर रहे हो फॉर योर स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए होना चाहिए मिनिमम 4 के लिए. जो मेन चीजें हैं जो सबको गवर्न करती है, आपकी एमओएम्स होनी चाहिए, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज बननी चाहिए, इंटरनल ऑडिट मिनिमम साल में 2 बार ही होना चाहिए ही चाहिए. चेकलिस्ट हर सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए, हर चैप्टर्स की होनी चाहिए, रजिस्टर्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आपकी वाटर सेफ्टी की कंप्लायंस ऑडिट हो रही है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग वाटर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस फॉर रेस्पेक्टिव वेंडर्स, PDS PH सर्टिफिकेट फॉर NABL एक्रीडिएटेड लैब. NABL से जो एक्रीडिएशन जिस लैब को है, वही सिर्फ आपको TDS या PH सर्टिफिकेट दे सकता है. फॉर एग्जांपल कैंट भी NABL, कैंट का अगर अपनी लैब से करा रहा है तो वो NABL एक्रीडिएटेड है. चेकलिस्ट जो भी है आपकी वाटर सेफ्टी के लिए, आपकी पूरे वाटर स्टोरेज सिस्टम के लिए, वो चेकलिस्ट अप टू डेट है कि नहीं, रजिस्टर्स अप टू डेट है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी रिगार्डिंग वाटर टैंक्स एंड क्लीनलीनेस देख रहे हैं कि नहीं, एमओएम्स बनी है कि नहीं, पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स कवरिंग वाटर सेफ्टी एस्पेक्ट कंप्लीट है कि नहीं. रिन्यूअल्स आपको क्या क्या देखनी पड़ेगी. अगर आप सपोज फूड, यहाँ पे मैंने फूड लिया है, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. सेफ्टी सिक्योरिटी, आपकी जो सिक्योरिटी सर्विस अग्रीमेंट होता है वो भी हो सकता है. जो भी आपके मेजर अग्रीमेंट्स हैं वो ईयरली बन जानी चाहिए, हर ईयर बनना चाहिए, और उसको ईयरली वेट भी करना चाहिए. न्यूट्रिशियस एंड सेफ फूड सर्टिफिकेट किसी एक इंडियन डाइटरी एसोसिएशन से जो
पर्सन ऑथराइज्ड है, वो आपके स्कूल को देगा कि जो आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस। पीएच टीडीएस वैल्यू सर्टिफिकेट वाटर के आपको हाफ ईयरली करनी चाहिए। हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स वो ईयरली होना चाहिए। हाइजीनिक सर्टिफिकेट ईयरली होना चाहिए। देन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर स्कूल व्हीकल ईयरली होना चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ईयरली होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट स्टाफ बेसिक डिटेल्स चेक ये आपकी मंथली होनी चाहिए, बिकॉज दे आर टेकिंग द किड्स from school and they are taking the kids to schools, so उनकी बेसिक डिटेल्स हर महीने आपको चेक करनी चाहिए। मेडिकल बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और ये सारे बेसिक डिटेल्स में आता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर ये ईयरली होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ ऑल स्टाफ इंक्लूडिंग योर सपोर्ट स्टाफ आपको ईयरली करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन से आप अपने बच्चों को भी सेव करा सकते हो, क्योंकि जो बंदा आपके पास काम कर रहा है वो उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस तो रजिस्टर नहीं है जो आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। देन आप हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर्स के लिए किस किस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर सकते हो फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे फूड के लिए स्टेट फूड कमीशन है, स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज है। वाटर के लिए स्टेट पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ऐसे ही मैंने हर सब्जेक्ट के लिए उसका कंसर्न डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। इफ यू वांट यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट्स क्या होता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट साइट्स है। इसको आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन साइट्स को जा सकते हो। वो एजुकेशन एक्ट में या रूल में कोई अमेंडमेंट है तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी, स्कीम्स, रूल, रेगुलेशन, एक्ट इस सब में जाके देख सकते हो। कोई भी आपको जो मेजर एस्पेक्ट, 8 एस्पेक्ट है उसके गवर्नमेंट साइट्स मैंने लिखे हुए हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई थिंक आपने ले लिया होगा, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और लेटर ड्राफ्ट करना है रिगार्डिंग योर सेफ्टी सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको एज यू नो कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए, उसमें सारी क्लॉजेस होनी चाहिए, इंडेमिनिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वही होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उसके वेंडर के साथ। कोई भी आप उठा के गूगल से क्लॉज चिपका मत देना। क्लॉजेस प्रॉपर होने चाहिए एग्रीमेंट्स में, और साइंड होना चाहिए ईच पेज, लास्ट पेज साइन होना चाहिए, कंप्लीट सिग्नेचर होनी चाहिए, फुल सिग्नेचर, विटनेसेस होनी चाहिए, डेट, एड्रेस, ये सारा मेंशन होना चाहिए। लेटर में ही वैसे ही आप अच्छी तरह से लेटर में सब्जेक्ट को आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, ताकि जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसको समझ आए। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखा है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली मैंने लेटर का भी कैसे आप एनक्लोज कर सकते हो एंड कैसे आप लिख सकते हो लेटर को, इसका मैंने बताया। तो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू वांट। बट कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू चेक दैट। नेम, एड्रेस, ऑथराइजेशन जिसको है, जो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑथराइजेशन उसके पास है कि नहीं, ये सारा यू नीड टू चेक। Guys, these are the legal recaps. You can take a screenshot. And नीचे जो लिंक है ये आप अगर टाइप करोगे गूगल में तो आपको वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन फॉर द लीगल रिकैप्स देगा एंड आपको इजी होगा टू अंडरस्टैंड द लीगल एब्रिविएशन। मैंने ये एब्रिविएशन के लिए ये टेबल रखा है। इफ यू गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये आपकी बेसिक चीजों को, जैसे पीटीए क्या है, एसएमसी क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज एसएमसी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन इज पीटीए, ये सारा आपको ये इसकी क्लैरिफिकेशन दी। देन गाइस आपकी जो भी क्वेश्चंस है, सजेशंस है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज send me with the comment and definitely I'll try to answer all your questions and within 1 or 2 days. And if not, but I'll answer all the questions. So please write questions to my email ID. Email ID मेरे already मेरे channel में है, so you can take my email ID. Otherwise, this is advocate.sandigdhamishra@gmail.com. आप
उस पर मेल कर सकते हो मुझे. And lastly, thank you guys for listening to me, for taking the steps to understand what is the safety and security in relation to our kids. And stay safe, take care of your kids. Thank you. And guys, please like the videos and press the bell icon so that जो भी मेरे अगले videos आए वो आपके पास पहुंचे. Thank you very much.